अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखना है कि किस तरह से रेट ऑफ द रिएक्शन नाइट्रेशन में मैटर कर रहा होता है या होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन किन स्पीशीज़ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो वेल देखिए, आइडियली अगर हम लोग देखें ना तो जो इसका रेट है वो डिपेंडेंट होना चाहिए आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी, और जो इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट किया मतलब कि नाइट्रोनियम आयन, इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर ही उसको डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अब इशू क्या आ जाता है कि आइडियली ये रेट ऑफ द रिएक्शन हम देखते हैं कि फॉलो नहीं होता। ठीक है, किस तरह से फॉलो नहीं होता? ऑब्वियसली या तो उसके अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करी या ये मैटर नहीं करी, लेकिन हमें ये पता है कि नाइट्रोनियम आयन मीन्स एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे कंसनट्रेशन को बढ़ाया गया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अपनी बेंजीन को देखें या आप कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हो, वो इफ़ेक्ट कर सकता है रेट को। ठीक है, उस वे में भी जितना इसको करना चाहिए और माइट भी उससे कम। तो होता इस तरह है कि जो इसकी सॉलिबिलिटी होती है फॉर एग्जांपल, वो कुछ ना कुछ रिएक्शंस के अंदर कम हो जाती है जितना आइडियली आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि हम लोगों ने निट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फाइन, उसके अंदर हम लोग इसको मिक्स करें। अब डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या कंडीशंस ली हैं रिएक्शन की, उसके अंदर आपका जो सबस्ट्रेट था वो कितना सॉलिबल था, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी होगी तो ही ये अवेलेबल होगा फॉर द अटैक टू सम इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो इसकी अवेबिलिटी मींस इसकी सोलिबिलिटी अगर तो कम है तो फिर ऑब्वियसली जो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हो उसको भी फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हो, ओवरऑल नाइट्रेशन को सेकंड ऑर्डर कह रहे हो, तो फिर ये इसकी निग्लिजिबल होता जाता है और आपको ये ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर में नज़र आता जाएगा। कॉम्प्लेक्स ख़ास तौर पे जब हम लोग ऐसे कोई सॉल्वेंट्स ले लें कॉम्प्लेक्स किस्म के जहाँ पर इक्विलिब्रिया सेटअप हो सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो कि जनरली कंसिडर किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत से देखे थे ना। तो अगर कोई और ऐसा है जहाँ पर इक्विलिब्रिया कुछ इस टाइप का सेटअप हो जाता है कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, तो वहाँ पर ये आइडियल रेट लॉ फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज ऐसे ही होता है। ओके, अब अगर हम लोग देखें इस बात को कि आइडियलाइज्ड जो रेट लॉ है वो कितने रूट से, कितने पाथवे से अचीव हो सकता है, फाइन। तो एटलीस्ट देखिए, तीन डिफरेंट पोटेंशियल पाथवेज हैं नाइट्रेशन के लिए, क्या हो सकते हैं, प्लॉजिबल क्या है। एक तो आप ये कह देते हो कि कंसर्टेड रिएक्शन हो जाए एक ही स्टेप के अंदर। कंसर्टेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज दोनों एक ही स्टेप के अंदर हो जाएं, तो साइमल्टेनियस रिएक्शन को हम कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल स्टेप होंगे ऑब्वियसली। बेंजीन लिया, नाइट्रोनियम आयन लिया, सिंपल अटैक। अब देखें, अटैक जब हो रहा है तो आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, डैश, इसका मतलब है कि अब ये वाला कार्बन एक नया बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोनियम के साथ। ऐसा ही होता भी है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर जो H था वो यहाँ पर NO2 से रिप्लेस हो गया, तो मतलब इस H के साथ क्या हुआ, फिर ये ब्रेक हो गया। अब इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट में जाने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट आई है, और ये ट्रांजिशन स्टेट सिंगल रिएक्शन स्टेप के अंदर थी, तो इस एक ही स्टेट के अंदर दोनों चीज़ें हो जाएंगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, आप ये कहते हो कि ये टू स्टेप पाथवे से प्रोसीड करे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर तो ये टू स्टेप पाथवे से जा रहा है तो उसके अंदर हम लोग इसको फर्दर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टेप ए एंड स्टेप बी के अंदर। स्टेप ए के अंदर आप ये देख रहे हो कि जस्ट जो बेंजीन था उसका एक नया बॉन्ड बन गया NO2 के साथ, और ऑब्वियसली करीनियम आयन जनरेट हो गया। लेकिन इस सेरेनियम आयन के अंदर जो हाइड्रोजन था ऑलरेडी जो सब मतलब पोजीशन ऑक्युपाइड थी आपके ओरिजिनल सबस्ट्रेट के अंदर, वो अभी भी है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कि प्रोटॉन निकल जाएगा और रिस्टोर हो जाएगी इसकी एरोमेटिसिटी इन स्टेप बी, फाइन। इन सब से आप क्या इन्फ्रेंसेस ले सकते हो? इससे हम लोग ये ले सकते हैं कि चाहे आप
कंसर्टेड रिएक्शन की बात करते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर की कंसर्टेड रिएक्शन की बात करें या फिर टू स्टेप पाथवे की बात करें, तो दोनों ही के अंदर जो CH बॉन्ड डिसोसिएशन है, CH बॉन्ड डिसोसिएशन प्रोडक्ट के अंदर आपको नज़र आ रही है। फाइन, अगर हम लोग इसको ये मानें कि क्या ये CH बॉन्ड डिसोसिएशन रेट लिमिटिंग स्टेप था या नहीं था, तो इस चीज़ को आप फिगर आउट कैसे कर सकते हो? वेल, ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी क्लास में की थी, टॉपिक जब हम लोगों ने ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन का स्टार्ट किया था। तो देखिए, अगर आप इसके अंदर ये बात मान लेते हो ना कि हाँ जी, जो CH बॉन्ड डिसोसिएट हुआ ये स्लो स्टेप के अंदर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो स्टेप ही एक है, तो हम जो मर्ज़ी है करें वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर हम लोग, ठीक है, क्लियर है ना, अगर हम लोग इस मैकेनिज़्म ही को सही मान रहे हैं कि कंसर्टेड वे के अंदर ये रिएक्शन होता है, तो उसका मतलब है कि CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ द स्लो स्टेप। फाइन, और अगर हम लोग इस टू वे प्रोसेस को कंसिडर करें, तो इसके अंदर आप कहते हो कि CH बॉन्ड कम से कम A स्टेप में तो ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, एरिनियम आयन बना है, बल्कि ये B स्टेप के अंदर ब्रेक हुआ है। तो क्या फिर B स्टेप आपका रेट लिमिटिंग है? इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग जो आइसोटोप इफेक्ट लगाते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। उसके अकॉर्डिंगली अगर तो आप ये बात मान लेते हो कि CH बॉन्ड डिसोसिएशन इज़ इन्वॉल्व इन द रेट लिमिटिंग स्टेप और द स्लो स्टेप, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस CH को, इस हाइड्रोजन को किसी हैवियर आइसोटोप के साथ रिप्लेस कर दें, तो ऑब्वियसली उसका बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, और रेट लिमिटिंग स्टेप के अंदर ये इन्वॉल्व है, तो वो स्टेप का रेट ही स्लो हो जाएगा। फाइन, तो जब ये काम किया गया, हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम को रिप्लेस किया गया, तो पता चला कि जो रेट हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे वो रेट अब भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो उसका मतलब है कि CH बॉन्ड डिसोसिएशन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये बाकायदा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि KH/KD रेशो ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखी, तो ये एग्जैक्टली 1 निकली। मतलब there is no difference when the rate was studied for the CH bond dissociation and when the rate was studied for the CD bond dissociation। तो ये सेम रहे, इसका मतलब है कि ना तो मैकेनिज़्म 1 ठीक है कंसर्टेड वाला, और ना सेकंड के अंदर आप कहते हो कि B वाले के अंदर रेट लिमिटिंग इन्वॉल्व है, बल्कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है 6 इस तक की फॉर्मेशन रेट लिमिटिंग है, और यही इफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन को। ओके, अब हमें जस्ट देखें, ये पता चला कि 2 रूल आउट हो गए हैं, 2 मैकेनिज्म, कंसर्टेड वाला भी और सेकंड वाले में 2B भी। 100% प्रूव नहीं मिला कि 2A ही है, लेकिन जो हमने कंसिडर किए थे उसके मुताबिक फिर आपको एक ही चॉइस रह जाती है कि यस, CH बॉन्ड इज़ नॉट रेट लिमिटिंग स्टेप, बल्कि एरिनियम आयन फॉर्मेशन रेट लिमिटिंग स्टेप होगी। ठीक है, ये वाली स्लो एंड दिस इज़ फास्ट। एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि प्रोटॉन को आप निकाल रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि ये फास्ट है। ठीक है, तो मतलब कि प्रोटॉन क्यों निकल के चला जाएगा इसके अंदर से और आपको ये वाली स्पेशी मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको कंपेयर करें, दिस इज़ मच मोर स्टेबल, तो इसकी थर्मोडायनामिक्स इसको फैसिलिटेट करती हैं रिएक्शन को कि वो फॉरवर्ड पोजीशन की तरफ ही जाए। और इस प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए जो निट्रिक एसिड सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी और यूज़ करोगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं बेस लाजमी जनरेट होती है। उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर निट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में आपको हाइड्रोजन सल्फेट आयन जनरेट होता है, जो उस प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर देता है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ था कि इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया गया था, यूरेनियम बेस्ड वाले को आइसोलेट करने के लिए इसके अंदर हल्के से सब्स्टिट्यूएंट्स और तरह से लगाए गए थे। CF3 सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि ट्राईफ्लोरोमेथिल बेंजीन लिया, और इसकी जब नाइट्रेशन करवाएगी विद डिफरेंट रीएजेंट, ऑब्वियसली वो आपने पढ़ा था कि डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द रिंग तो हम स्विच कर सकते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स को लेके। तो
इसके अंदर ये जो 8 वाला इंटरमीडिएट है ये काफ़ी हद तक स्टेबल था, और इस स्टेबल इंटरमीडिएट को बाकायदा अलग से स्टडी किया गया, इसकी एग्जिस्टेंस प्रूव्ड है। और इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक पार्ट ये भी है जिसका जो काउंटर आइन बन रहा है टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इसकी स्टेबिलिटी में काफ़ी हेल्पफुल कर रहा होता है, इसको अच्छे से सॉल्वेट कर लेता है, एनर्जी इसकी कम कर देता है, और इस वजह से ये आइसोलेट हो जाता है, -50 तक स्टेबल रहता है। और अगर हम लोगों ने इसको वापस इसकी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप इसको सिंपल वार्म कर लो, तो वार्म करने की वजह से ये आयन इसके प्रोटॉन को तब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा अब अगेन इनकी जो इंटरमीडिएट है उसकी ज्योमेट्री किसकी तरह ज़्यादा होती है, मतलब इंटरमीडिएट आप एरेनियम आयन की बात करें ना, तो एरेनियम आयन के अंदर ज़्यादा करेक्टर किसका, प्रोडक्ट का है, रिएक्टेंट का है, किस साइड पे ज़्यादा मूव करके जा रहा है इसको, या इसके इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है वो कैसी होगी। तो इसको स्टडी करने के लिए ये बात हम अब तो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये हैमंड पोस्टुलेट का हम सहारा लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिएक्शन सिंगल स्टेप का नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक इंटरमीडिएट जनरेट करके फिर आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है। 2 स्टेप्स के अंदर एक तरह से ये हो रहा है। और जो इंटरमीडिएट है इसकी अगर हम एनर्जी को देखें तो आप TS1 के साथ कंपेयर कर सकते हो, और आप फिर इस सबस्ट्रेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो आपको ये आसमान और ये ज़मीन का डिफरेंस नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर श्योर जो ये ट्रांजिशन स्टेट से गुज़र के आया है वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत हद तक मिलती है इस इंटरमीडिएट के साथ। अगर आप इस इंटरमीडिएट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर लगाते हो जो इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है तो वो फॉर श्योर रिएक्शन के रेट को भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबलाइज हो जाएगी और ये इस इधर के बजाय फॉर एग्जांपल कहीं यहाँ पर आ जाएगी। फाइन हो गया। इसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट 2 जो कि आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे रही है, इसकी ज्योमेट्री भी आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती आपके इंटरमीडिएट जैसी। तो वंस अगेन जो फैक्टर्स को स्टेबलाइज करेंगे वो उसकी एनर्जी को भी कम करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड जल्दी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये डिस्कशन आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद जी ऐसा भी होता है बाज़ केसेस के अंदर कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कोई रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने फिनोल ले लिया, तो इसके लिए हमें इवन डाइल्यूट कंडीशंस भी निट्रिक एसिड की इनफ होती हैं और रिएक्शन काफ़ी रैपिड हो जाता है। फाइन। अब निट्रस एसिड जो हम लोग ले रहे होते हैं इसके अंदर जो आप सोल्यूशन नाइट्रेटिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हो वो निट्रिक एसिड और निट्रस एसिड की कम्बिनेशन होती है। अब यहाँ पर देखें जो है ना फिनोल, ये आपको डायरेक्ट नाइट्रोनियम के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं देता, बल्कि आपको पहले ये नाइट्रोसोनियम आयन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है और उसकी वजह से हम लोगों को नाइट्रोसेट टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। ये जैसा 10 है इसका इंटरमीडिएटली एरेनियम आयन वाला ये होगा, ठीक है। तो पहले इसने नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट किया, एक इंटरमीडिएट 9 जनरेट करके दिया जो NO3 नेगेटिव, जो इसका यहाँ पर आपको काउंटर आइन नज़र आ रहा है, ये इसकी एब्स्ट्रैक्शन करेगा प्रोटॉन की और हम लोगों को ये नाइट्रोसेट्स मिल जाएंगे। रिएक्टिव होते हैं, सिंपल निट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके हम लोगों को नाइट्रो प्रोडक्ट दे देते हैं और प्लस निट्रस एसिड की फॉर्मेशन, और ये निट्रस एसिड अगेन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है निट्रिक एसिड के साथ। ओके, सो आई थिंक सो दिस इज़ इनफ इस डिस्कशन के लिए, यही सब कुछ हमने देखना था। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और रह गया कि नाइट्रोनियम आयन को हम प्रूव कर सकते हैं कि नाइट्रेशन के लिए जो आप नाइट्रोनियम कह रहे हो बाय एनी वे किसी भी रिएजेंट के थ्रू, क्या नाइट्रोनियम ही वो स्पेशी है जो हमेशा से इन्वॉल्व रहती है? तो उसके लिए कुछ प्रूव्स हैं, वो देख लेते हैं। एक तो ये कि जब निट्रिक एसिड को रैमन स्पेक्ट्रम के अंदर देखा गया ना, तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेसिफिक पीक जनरेट होती है, लेकिन जैसे ही आप निट्रिक एसिड को डिज़ोल्व कर लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो ये पीक निट्रिक एसिड वाली डिसअपियर हो जाती है, मतलब देयर इज़ नो मोर निट्रिक एसिड इन द सिस्टम, बल्कि आपको दो नई तरह की पीक्स मिलती हैं। एक की वैल्यू नियरली 1400
पर सेंटीमीटर के करीब आती है, और इसका मतलब है कि ये नाइट्रोनियम की वजह से है। ये स्पेक्ट्रम्स वगैरह आप 7 सेमेस्टर में स्टडी करोगे, ठीक है। अभी के लिए दिस इज़ इनफ कि स्पेक्ट्रम कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम लोग लाइट के इंटरेक्शन पढ़ते हैं आपके कंपाउंड के साथ, और उनके अंदर जो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ आ जाती है। मैं आपको ब्रीफली बता सकती हूँ कि ये ऐसा कोई चीज़ होती है, स्पेक्ट्रम, जादू की छड़ी, ठीक। दूसरी पीक आपको नज़र आएगी जो इसका काउंटर पार्ट बन रहा है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसके लिए आपको 1050 पर सेंटीमीटर के करीब एक और पीक नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कंफर्म करें कि आपको ये दो स्पीशीज सिस्टम में पक्का मिलेंगी। एक और चीज़ क्या है प्रूफ के तौर पर, कि जब हम लोग निट्रिक एसिड को डालते हैं, इसको ऐड कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 4 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई आयनाइजेशन हो। ये 4 टाइम्स कम होने का मतलब था कि 4 तरह के पार्टिकल्स आयंस जनरेट हुए हैं। और ये कौन कौन से हैं ये हम लोग पहले कर चुके हैं, राइट। अब रिएक्शंस ऊपर देख लेना। इसके अलावा एक और फैक्ट के जब हम लोगों ने ऐसे सॉल्ट्स लिए जिनके अंदर नाइट्रोनियम इटसेल्फ NO2 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, तो वो पता चला कि उस सिस्टम के अंदर वही वाला नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड होता है। लास्ट वन अगर हम लोग देखें कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ज़्यादातर रिएजेंट्स के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे, और किसी की और दूसरी किसी स्पीशी की कंसंट्रेशन पे वो इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो जब आप ऐसे रिएजेंट्स लेते हो जो इस आयन को स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट हो, तो अटैक आपको नज़र आएगा कि स्लो है, और सिर्फ वही वाले सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिलीज़ करके दे रहे हैं जो सेल्फ एक्टिव नेचर के हैं, राइट, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। मैं क्या करना चाह रही थी, मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए चीज़ें हाईलाइट करना चाह रही थी। अच्छा, एनीवे, अब हुआ ये कि जो एक्टिव सबस्ट्रेट्स के लिए हम देखते हैं तो उसका मतलब है कि रिएक्शन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर हर एक को लेके, एरोमेटिक सबस्ट्रेट को भी लेके और निट्रिक एसिड को भी लेके, लेकिन जब आप डाल देते हो इसी निट्रिक एसिड को उठा के किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अभी तक आपने डाला हुआ था इसको या तो कंसनट्रेटेड लिया हुआ था या एक्वस मिनरल एसिड में लिया हुआ था, अब आपने ले लिया जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, नाइट्रोमीथेन ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, टेट्राक्लोरोमीथेन ले लो, कुछ भी ले लो, CCl4 उसको हम कहते हैं नॉर्मली। तो इस सब में पता चला कि काइनेटिक्स तो प्योरली फर्स्ट ऑर्डर की आ रही हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं निट्रिक एसिड को लेके, और एरोमेटिक सबस्ट्रेट को लेके ज़ीरो ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इन केसेस के अंदर जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कहाँ से डिटर्मिन हो रहा है कि किस तरह से नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, सबस्ट्रेट तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। सो फाइनली आप लोगों का नाइट्रेट